अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन, कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें जो कि टॉपिक हमारा है सीएसएस और सीसी के रिलेटेड, यूरोपियन हिस्ट्री के रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस के लिए काफ़ी चेंज था और फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से काफ़ी यूरोप में भी चेंज आया और दूसरी कंट्रीज़ में भी चेंज आया, काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से। और लोगों की जो थॉट थी वो चेंज हुई, उनके जो आइडियाज़ थे वो चेंज हुए और लोगों की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया, एक चांस आया। ठीक है, तो 1789 को ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। अब हुआ क्या था कि उस वक्त किंग और क्वीन के पास ज़्यादा पावर थी और ज़्यादा पैसा था। गरीब जो लोग थे वो गरीब थे और अनहैप्पी थे, मतलब ज़्यादातर तादाद लोगों की जो थी वो गरीब थी और ना खुश थी। तो लोगों का राइज हुआ और उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया। अब चेंज कैसे हुआ? जब चेंज हुआ तो हुआ क्या, मतलब क्या हुआ था? किंग और क्वीन को एग्जीक्यूट किया जाता है, नई गवर्नमेंट बनाई जाती है, नए लीडर्स पावर में आ जाते हैं और लोगों को ज़्यादा राइट्स मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो रेवोल्यूशन था ये फ्रांस को बिल्कुल चेंज कर देता है और दूसरी कंट्रीज़ को भी इंस्पायर करता है आज़ादी के लिए, बराबरी के लिए लड़ने के लिए। ठीक है, आज़ादी और बराबरी के लिए लड़ने के लिए। ठीक है, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का बड़ा इम्पैक्ट हुआ दूसरी कंट्रीज़ पे भी। जो लोग थे, गरीब लोग थे यूरोप में, उन्होंने इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक चांस समझा कि हमें भी अब इस तरह का रेवोल्यूशन करना चाहिए। रिच पीपल और रियलिटी जो थी वो डर रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि ये इनके साथ भी अब हो सकता है। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन लोगों के इमोशंस को स्पार्क कर रहा था अब। ठीक है, उनकी जो होप थी, एक्साइटमेंट थी, जो चेंज चाहते थे वो बढ़ रही थी। ठीक है, और फियर और नफरत जो थी, जो उन लोगों के लिए जो चाहते थे जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए, उनके लिए बढ़ रही थी। लोगों के दिलों में नफरत और डर। और ये इफेक्ट करता है यूरोप और अमेरिका को, डिपेंड करता है लोगों के सोशल स्टेटस और उनके बिलीव्स पर। अब फ्रेंच रिवोल्यूशन का पाथ जो था वो काफ़ी मुश्किल है, कुछ हिस्टोरियन इसको डिसएग्री करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर एग्री करते हैं कि लोग नाखुश क्यों थे फ्रांस में रिवोल्यूशन से पहले। कंडीशन जो थी काफ़ी बुरी थी, लोग डेस्परेट थे चेंज के लिए और लोग किसी भी बगैर रीज़न के अपनी ज़िंदगी को रिस्क में नहीं लेना चाहते थे। लोग चाहते थे कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को रिस्क कर रहे हैं या रिस्क ले रहे हैं तो एटलीस्ट हमें कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, तब तक जब तक वो स्ट्रांगली एग्री नहीं होते थे या उसको कोई कन्विंस नहीं करते थे कि आप अगर ये काम करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, तब तक वो कोई भी एक्शन नहीं लेते थे। ठीक है, तो ये लोगों के अंदर डर होता था रिवोल्यूशन से पहले। 18th सेंचुरी में फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो टॉप से लेकर बॉटम तक खतरे में थी, ट्रबल में थी। पीजेंट्स जो होते थे वो पॉवर्टी से स्ट्रगल कर रहे थे, हार्डशिप से स्ट्रगल कर रहे थे। मिडिल क्लास जो थी वो फंसी हुई अपने आप को महसूस कर रही थी और लिमिटेड महसूस कर रही थी। नोबल्स और क्लर्जी जो थे वो प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वो आउट ऑफ टच थे, वो लोगों से नहीं मिलते थे। किंग और जो ऑफिशियल्स थे वो करप्ट होते थे और इनएफिशिएंट हुआ करते थे। तो इस तरह की ये अनहेल्दी जो सोसाइटी बनी या अनहेल्दी जो सोसाइटी थी, इनकी वजह से एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ जो कि रिवोल्यूशन चाहते थे, तब्दीली चाहते थे, चेंज चाहते थे। ठीक है, अब पीजेंट्स जो थे 18th सेंचुरी में फ्रांस में, वो 90% पॉपुलेशन पीजेंट्स होती थी, जिनमें मतलब ऐसे समझे कि 25 मिलियन में से 23 मिलियन जो थी वो पीजेंट्स होते थे। उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो कि सर्व्स होते थे, मतलब जिनको प्रॉपर्टी के तहत, मतलब प्रॉपर्टी समझा जाता था, लोग उनको प्रॉपर्टी समझते थे अपनी। उनकी तादाद 1 मिलियन थी। कुछ प्रॉफिट शेयर करते थे और लॉसेस शेयर करते थे लैंडलॉर्ड्स के साथ, जिनको मेटेरियल टेनेंट्स कहा जाता है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट्स हुआ, लॉस हुआ, वो भी लैंडलॉर्ड्स के साथ शेयर किया करते थे। कुछ लोगों के पास कुछ छोटे छोटे प्लॉट्स हुआ करते थे, वो भी अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए सर्वाइव किया करते थे। और काफ़ी जो रेंटेड जो होती थी, जो नोबल से मिलते थे, वो दूसरे रेंट्स में पे किया करते थे, मतलब काफ़ी उनके ऊपर बर्डन होता था रेंट्स का भी। अब पीजेंट्स का बर्डन क्या था 18th सेंचुरी में फ्रांस में, जो हैवीली टैक्स होता था उनके ऊपर और उनके लिए ज़िंदा रहना, मतलब उनके लिए अब ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल किया करते थे। ठीक है, 3 किस्म के टैक्स होते थे। एक टेली, ये फ्रेंच वर्ड है जो कि मुझे इनकी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली नहीं आती, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। एक टैक्स था टियली, जो कि इनकम और प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाया जाता था, जो कि इंक्रीज होता था जैसे पीजेंट्स मोर प्रॉस्पर होता है तो। ठीक है, ये इंक्रीज किया जाता था। दूसरा था कैपिटेशन। कैपिटेशन का मतलब पोल टैक्स होता था ये, और पोल टैक्स हर हाउस होल्ड पर लगाया जाता था और अनफेयरली असिस्ट होता था ये। दूसरा था टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, मतलब जो विद नोबल्स एंड क्लर्जी एग्जेम्प्ट। ठीक है, या क्लर्जी और नोबल्स के अलावा ये दूसरे लोगों पर टैक्स लगाया जाता था, ये प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाया जाता था। अब ये जो टैक्स था, दिस टैक्सेस टुक मोर देन हाफ ऑफ द पीजेंट्स ईयरली इनकम। ये जो टैक्स होते थे ये जो पीजेंट्स की ईयरली इनकम थी उनसे भी ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया करता था, मतलब टैक्स ज़्यादा होता था, सैलरीज कम होती थी, इस तरह से होता था। और बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ बना दी जाती थी इन टैक्सेस की वजह से लोगों की, मतलब पीजेंट्स की। अब फ्रांस में कुछ पीजेंट्स थे जो कि कलेक्ट टैक्सेस, चूजिंग टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम देयर नेबर्स। कुछ लोगों को, कुछ पीजेंट्स को सिलेक्ट किया गया कि आप जो है
वो अपने नेबर से टैक्स कलेक्ट करें। अब वो जो थे चूजन बाय देयर कम्युनिटी, उनको अपनी कम्युनिटी चूज़ करती थी और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जिम्मेदार होते थे, ठीक है। और ये रिलेक्टेंट टू टास्क टेक ऑन द टास्क, सो दे हैड टू बी फोर्स टू डू इट। और मतलब ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था, वो बाउंड होते थे काम करने के लिए। अब पीजेंट्स और टैक्स कलर की जो जॉब होती थी वो काफ़ी टफ होती थी, ठीक है। अब कैसे होता था, ये सारा बड़ा इशू है। नेबर्स क्लेम करते थे वो पे नहीं करेंगे, सही है। कलेक्टर्स जिम्मेदार थे टैक्स कलेक्ट करने के फॉर द मिसिंग अमाउंट इफ दे फेल्ड, अगर वो नहीं कर पाते थे। जैसे कि अगर आपसे कोई टैक्स लेने है और आप उनको मना कर दें, तो जो लेने गया है, जो लेने आया है आपसे, आप उनको टैक्स नहीं दे रहे, तो जब वो वापस जाएगा तो उनकी सैलरी से, उनकी अपनी कमाई से, उनसे वो टैक्स लिया जाएगा जो आपको देना था, ठीक है। मतलब अगर आप नहीं दे रहे तो आपकी जगह उसको देने पड़ेंगे, फोर्सफुली, मर्जी से नहीं, ठीक है। इफ़ दे फेल दे आइदर पेड इट देमसेल्व्स और वेंट टू जेल, अगर वो पे नहीं करता तो उनको जेल जाना पड़ता था। तो कलेक्टर्स के लिए काफ़ी मसला होता था, और वो भी पीजेंट्स ही करते थे। तो मैनी कलेक्टर्स, काफ़ी कलेक्टर्स थे वो जेल में होते थे 1789 के रिवोल्यूशन से पहले, ठीक है। ये सिर्फ इनकी वजह से। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती थी, गिबली जिसको कहा जाता है, जिसको साल टैक्स कहा जाता था, वाज स्पेशली हेटेड। काफ़ी वो जो ना लोग उसको नफरत करते थे इस टैक्स से। तो हर एवरीवन जो 8 साल का होता था उसको 7 पाउंड साल्ट खरीद करना पड़ता था हर साल, ठीक है। पर ईयर उनको 7 पाउंड्स का नमक खरीदना पड़ता था जो 8 साल से ऊपर है, ठीक है। तो लोगों के ऊपर टैक्स लगाया गया ऑन द साल्ट दे बॉट, जो साल्ट वो खरीदते थे उन पर टैक्स लगाया गया। 50,000 ट्रूप्स इन फोर्सेस पोलिस्ड द साल्ट मोनोपली, जिसमें 50,000 जो ट्रूप्स होते थे, इन फोर्सेस थी, वो साल्ट पर पुलिस, मतलब उन पर निगरानी करती थी। ये एक मोनोपली थी। और हार्श पनिशमेंट दी जाती थी जो कि टैक्स इवेट करने की कोशिश करते थे, मतलब टैक्स ना देने से इनकार करते थे, तो उनको हार्श पनिशमेंट की जाती थी, ठीक है। दूसरा, द साल्ट टैक्स वॉज क्रूअली इन्फोर्स्ड, मतलब ये एक ज़बरदस्ती इन्फोर्स किया गया। काफ़ी चिल्ड्रन जो थे वो अरेस्ट किए गए। तकरीबन 11,000 में से 6,600 बच्चों को अरेस्ट किया गया 1783 में, ठीक है। 30,000 लोग वो सालाना जेल में जाते थे। 500 लोगों को फांसी पर लटकाया जाता था या उनको गैरीज में भेजा जाता था। टैक्स कलेक्टर, जिसको टैक्स फार्मर कहा जाता था, वो ब्रिटल थे, करप्ट थे, और ये किसी भी टाइम घर में घुस जाते थे और चीज़ें जो थी वो सीज कर देते थे और बुरी तरीके से पनिश करते थे लोगों को। और ये जो जुल्म था, ये जो क्रूरलिटी थी, वो लोगों की दिलों में एक नफ़रत पैदा कर रही थी, और लोग रिवेंज चाहते थे रिवोल्यूशन के दौरान। अगर रिवोल्यूशन आएगा तो हम इनसे रिवेंज लेंगे। तो ये चीज़ें होती थी फ्रेंच रिवोल्यूशन से पहले। आगे हेविली बर्डन थे, उनको फ्यूडल ड्यूज देने पड़ते थे मिल्स इस्तेमाल करने के, मतलब ओवन इस्तेमाल करने के, या वाइन प्रेसेस इस्तेमाल करने के लिए उनको ड्यूज देने पड़ते थे ज़मींदार को। और ये फोर्स लेबर करवाई जाती थी फॉर रोड अपकीप, और भी उनको कहा जाता है। और उनको काफ़ी टैक्स पे करने पड़ते थे। हार्ट्स टैक्स होता था, टोल टैक्स होता था, इनहेरिटेंट टैक्स होता था, और उनके पास लिमिटेड राइट्स होते थे। जस्टिस उनके पास नहीं होता था, एक्सेस नहीं होता था जस्टिस का। और चर्च जो था उनका, चर्च ऑल्सो टुक अ शेयर ऑफ देयर प्रोड्यूस, मतलब वो जो प्रोड्यूस करते थे, जो फसल उगाते थे, उन फसलों से भी चर्च का भी हिस्सा होता था, ठीक है। और पेजेंट्स वर ऑल्सो फोर्स इनटू मिलिट्री सर्विसेज में भी उनको ज़बरदस्ती लाया जाता था, विच वॉज डिटेस्टेड। और काफ़ी पेजेंट्स थे वो डेस्परेट बन जाते हैं, वो अपनी लैंड दे देते हैं और क्राइम में चले जाते हैं, वो क्रिमिनल बन जाते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात, इतना जुल्म होगा तो वो इतना कुछ करेंगे। फ्रेंच पेजेंट्स जो थे वो बेटर ऑफ थे, ठीक है, रिलेटिवली बेटर ऑफ देन दोज इन अदर यूरोपियन कंट्रीज़, बिल्कुल जो है दूसरी कंट्री से बेटर ऑफ हो गए थे। और उनके पास लीगल राइट्स होते थे फ्रेंच पेजेंट्स के पास, और सपोर्ट मिलती थी उनको लोकल लॉयर से, और उनकी डिज़ायर होती थी आज़ादी के लिए, ठीक है। दे वर स्टिल हेविली बर्डन, लेकिन फिर भी उनके बाद वो काफ़ी बर्डन होते थे अनफेयर टैक्सेशन की वजह से। उनके पास लगाया जाता था। और दे वर नॉट ऑर्गेनाइज और एजुकेटेड, ऑर्गेनाइज भी नहीं थे, एजुकेटेड भी नहीं थे रिवोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए। मतलब उनको पता ही नहीं था कि किस तरह से रिवोल्यूशन होता है या किस तरह से क्या चीज़ें की जाती हैं। लेकिन वो फोर्स ज्वाइन के लिए रेडी थे, दूसरे अनहैप्पी ग्रुप्स से मिलने के लिए रेडी थे, राज़ी थे, ठीक है। उसके बाद बोर्जियस जो आते हैं, बोर्जियस जो वर्किंग क्लास होती है, उनमें मर्चेंट्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। वो टाउन्स में रहते हैं ज़्यादातर, और वो रिजनेबली प्रॉस्पर होते हैं, मतलब उनकी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही होती है लुइस 16 के पीरियड के दौरान,
ठीक है। और उनका जो है एंजॉयड सम टैक्स एक्सेप्शंस, उनको टैक्स कलेक्ट मतलब ज़्यादा टैक्स नहीं लिए जाते थे, ठीक है। बट नॉट एज मैनी एज नोबल्स एंड क्लर्जी, लेकिन क्लर्जी से ज़्यादा ये कुछ नहीं थे, क्लर्जी और नोबल क्लास से ज़्यादा इतना उनको असाइशन नहीं होती थी, लेकिन फिर भी कुछ थे ये लोग, ठीक है, बोर्जियस। और मिलिट्री सर्विसेज भी एग्जाम होते थे, वो मिलिट्री सर्विसेज में भी नहीं होते थे। और इनके पास नॉन एग्रीकल्चर होती थी, वेल्थ होती थी अपने पास, बैंकिंग कंट्रोल होता था, लैंडिंग और टाउन कॉपरेशन भी इनके कंट्रोल में हुआ करती थी। और फंडेड टाउन स्कूल्स होते थे इनके पास, और जिनसे वो अपने बेटों को पढ़ाते थे, ठीक है। अब बर्जियस में क्या होता था, वर वेल्दी, वो वेल्दी होते थे, एजुकेटेड होते थे, लेकिन उनके पास थोड़ी पॉलिटिकल पावर भी थी। द किंग, नोबिलिटी एंड रॉयल ऑफिशियल्स हेल्ड पावर, दे हैड नो चांस ऑफ प्रमोशन इन द फ्रेंच आर्मी। किंग, नोबिलिटी और रॉयल ऑफिशियल्स के पास पावर होती थी, उनके पास प्रमोशन फ्रेंच आर्मी में प्रमोशन का कोई चांस नहीं होता था, जैसे कि नोबल्स के पास होता था, ठीक है। और नोबल्स के पास डोमिनेटेड ऑफिसर्स रैंक होते थे। आगे हम देखते हैं कि क्या किस तरह से आर्मी डिवाइडेड होती थी। तो फ्रेंच जो थे, जो फ्रेंच लोग, जो फ्रांसी थे, वो इंस्पायर्ड थे कुछ थिंकर्स से, जैसे कि रूसो होता था, वोल्टियर, ये भी हमने पहले पढ़ा है वोल्टियर के बारे में, रूसो के बारे में, ठीक है, जिन्होंने सोशल ऑर्डर को, एग्जिस्टेंट सोशल ऑर्डर को चैलेंज किया था। और थिंकर्स की वजह से ही ये रेवोल्यूशन पॉसिबल हुआ था, और लोगों को उकसाया गया था पॉलिटिक्स के ज़रिए या इन थिंकर्स के ज़रिए, ठीक है। तो आगे का दूसरा पार्ट हम आगे देखते हैं, और जिसमें हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस ऑफ मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज़ जो मैंने आपको बताया, अभी भी आगे है, काफ़ी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये फ्रेंच रिवोल्यूशन आया।